I'll start in English. I'll start introduction in English. You please continue in Hindi, and sir will take over later. Yeah, sure. Yeah. Okay. Yeah, a very good evening to everyone. Thank you for joining this session today with Mr. Arun Bhati, a DMD warrior father and a yoga trainer. Mr. Arun Bhati has been teaching yoga for the past 27 years. He did his certification, diploma, and post-graduation in yoga. He is working as a freelance yoga teacher since the past 13 years in Bangalore. Thank you, sir. Jyotsna ji, please. Yeah, सबको स्वागत है आज एंड आप सब जानते हैं कि ये मंथ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अवेयरनेस मंथ का. सो हमने ये योगा सेशन रखा है बाय अरुण भाटी सर, जो खुद भी एक पेरेंट है डीएमडी वॉरियर के. एंड मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ. इन्होंने अपनी योगा टीचिंग पिछले 27 साल से योगा टीचिंग कर रहे हैं एंड इन्होंने अपना सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन योगा में किया हुआ है. और पिछले 13 साल से ये बैंगलोर में एज ए योगा टीचर वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे सेटल हुए हैं. एंड प्रेजेंटली उन्होंने एक ग्रुप ले रहे हैं जो स्पेशली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए योगा ग्रुप स्टार्ट किया है इन्होंने. सो दैट्स अबाउट यू सर. सर, कैन यू टेक ओवर फ्रॉम हियर? हाँ जी, आप सभी को नमस्ते. हम लोग आज केवल डीएमडी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके ऊपर हम योग से कैसे काम कर सकते हैं, योग से क्या मदद ले सकते हैं, इसके ऊपर ही पूरा अपना ध्यान लगाएंगे और उन विधियों को सीखेंगे जिससे कि हमें थोड़ा आराम मिलेगा. इसमें मैं एक अपना खुद का अनुभव जोड़ता हूँ कि जब मेरे बेटे को ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पता पड़ा, मुझे डीएमडी के बारे में मालूम पड़ा, तो उस समय मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि आप ज्यादा कुछ भी अपने बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी ना कराएं, क्योंकि आप उसकी मसल्स थक जाएंगी और उससे उसका डिटोरिएशन होगा, उसको मसल्स को नुकसान होगा, मांसपेशियों को. तो डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा. उस एपिसोड के कारण मैंने बच्चे को कुछ एक्टिविटी या कुछ इस तरह की एक्सरसाइज वगैरह में इन्वॉल्व नहीं किया. लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है इतने वर्षों के बाद कि वो एक गलती थी. वैसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक हम अंग्रेजी में बोलते हैं यूज इट और लूज इट. आप या तो उसका उपयोग करेंगे, नहीं तो अगर उपयोग नहीं करेंगे तो उसकी क्षमता को आप खो देंगे. कुछ ऐसा ही मैंने अपने बेटे के अंदर अनुभव किया. तो मैं फिर बाद में अभी कुछ गत 2 वर्षों पहले ही मैंने एक भारत एमडी के द्वारा ही यहाँ बैप्टिस्ट हॉस्पिटल है बैंगलोर का, वहां पे एक उन्होंने आयोजन किया था. तो उस कार्यक्रम के अंतराल मुझे जानने को मिला कि हाँ, वाकई डॉक्टर्स भी ये कह रहे थे कि नहीं, आपको योग कराना चाहिए डीएमडी पेशेंट्स को, क्योंकि योग एक बहुत ही ऐसा कहना चाहिए कि माइल्ड वर्कआउट है, या अगर हिंदी में बोले तो बहुत ही सहज है. वो मांसपेशियों पे इतना अधिक उस पे स्ट्रेन नहीं डालता है, उनको थकाता नहीं है मांसपेशियों को, अपितु वो उसको रिलैक्स करता है. जबकि ये भी मैं भी अपने प्रोफेशन में जानता था कि मांसपेशियों को एक खिंचाव दे के और फिर थोड़ा सा वो आराम देता है योग. तो वो जो खिंचाव होता है आसनों का, वो इतना अधिक नहीं होता. हाँ, हम कोई भी आसन अगर करा रहे हैं डीएमडी पेशेंट को, तो हमें उसे बहुत अधिक देर तक उस आसन में नहीं रखना है. और दूसरा, हाँ, कुछ आसन ऐसे हैं जो कि वाकई उसको नुकसान करा सकते हैं मांसपेशियों को, तो वो आसन हमें नहीं कराने चाहिए. लेकिन आज जो हम मुख्य रूप से जो जोर देने वाले हैं वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या प्राणायाम पर. सो इसमें प्राणायाम का इसलिए महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि डीएमडी के पेशेंट्स को लंग्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो इसलिए हम इस आज की जो प्रक्रिया है, आज का जो ये पूरा मैंने जो रूटीन बनाया है, उसकी शुरुआत भी हम कुछ ऐसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम से हम शुरुआत करेंगे. तो हम शुरू करते हैं पहले विभागीय श्वसन से, जिसे हम अंग्रेजी में
सेक्शनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें हम अपने लंग्स को 3 भागों में बांटते हैं और उन 3 भागों पे हम काम करते हैं। तो पहला है जो कि हमारा डायफ्रामेटिक रीजन है, जो सबसे नीचे है, तो उसमें हमारा पेट उससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको उदरीय श्वसन भी कहते हैं, जिसमें हम ऐसा बोलते हैं कि पेट से श्वास लेना। तो श्वास तो आप नाक से ही ले रहे होंगे, लेकिन हाँ, आप अपनी पेट की मांसपेशियों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। पहले इसमें 2 विधियां हैं। एक तो आप चिन्ह मुद्रा बनाकर आप बैठ सकते हैं, नहीं तो आप पेट पर हाथ भी रख सकते हैं। मैं पेट पर हाथ रख के कर रहा हूं ताकि आप मेरे पेट के मूवमेंट्स को देख सकें। इसमें श्वास भरते समय हमें अपने पेट को फुलाना चाहिए, गुब्बारे की तरह, और फिर श्वास छोड़ते हुए हमें पेट को संकुचित करना है, सिकोड़ना है। While inhaling, you have to expand your abdomen, and while exhaling, you have to contract your abdomen. श्वास भरते हुए पेट को फूलने दें और श्वास छोड़ते समय पेट को संकुचित करें। तो आप ये लगातार अभ्यास करिए। अभी मैं इसके बारे में यही बताना चाहूंगा कि ये जो उदरीय श्वसन है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा भी वर्क करता है। जब हम जैसे डीएमडी पेशेंट्स में धीरे धीरे जब बच्चे बहुत ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं, तो उसमें उनका डाइजेशन भी अफेक्टेड होता है। अगर हम ये उदरीय श्वसन उनको कराते हैं, ये अभ्यास करते हैं, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे एकदम दुरुस्त रहता है। तो इसलिए उदरीय श्वसन ना केवल आपके लंग्स के सबसे लोअर लोब पर काम कर रहा है, पर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, अपनी आपके आंतों पे, पेट पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका अभ्यास आप 5 से 10 काउंट तक कर सकते हैं। आप चाहे तो साथ साथ में नोट्स भी लेते जाएंगे। अब हम दूसरा अभ्यास देखेंगे, जिसमें वक्षीय श्वसन जिसे कहते हैं, या थोरेसिक ब्रीदिंग। इसमें हमें अपने चेस्ट मसल्स को इन्वॉल्व करना होता है। अभी हम पेट की मांसपेशियों को इन्वॉल्व कर रहे थे, अब हम छाती की मांसपेशियों को इन्वॉल्व करेंगे और अपनी हाथों की मुद्रा को हम चिन्मय मुद्रा बना लेंगे, जिसमें हमने चिन्ह मुद्रा तो ये थी, और चिन्मय में हमने बाकी 3 फिंगर्स को मोड़कर हथेली से लगा दिया। दोनों हाथों में ये मुद्रा रखते हुए आप श्वास भरते हुए अपने छाती को फुलाएं और श्वास छोड़ते समय छाती को ढीला छोड़ें और पेट को संकुचित होने दें। इसे भी हम 5 से 10 काउंट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये डीप ब्रीदिंग, जिसे हम वक्षीय श्वसन कह रहे हैं, उदरीय और वक्षीय श्वसन में अगर मुख्य रूप से अगर हम भेद करें, तो उदरीय श्वसन में हम पेट की मांसपेशियों पर काम कर रहे हैं और हमारा श्वास थोड़ा शैलो है ना। लेकिन अगर हम वक्षीय श्वसन को देखें, तो उसमें हमारी छाती की मांसपेशियों को हम
अधिक काम में ले रहे हैं और हमारा श्वास भी गहरा हो रहा है। तीसरा है स्कंधीय श्वसन, जिसके लिए हम आदि मुद्रा बनाएंगे। तो अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी को बंद करना है और इस मुट्ठियों को हमें थाई जॉइंट्स पर इस तरह से खड़ा रखना है। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर तक उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधों को नीचे लाना है। तो कंधों का जो मूवमेंट रहेगा वो गोलाकार रहेगा। और जब आप अपना प्रश्वास को पूरा करें, जब आप पूरे श्वास को बाहर छोड़ दें, तो अंत में अपने पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। आप अनुभव करेंगे कि ये सबसे गहरा श्वास है। तो इसमें हम अपने लंग्स के सबसे अपर मोस्ट लोब्स, इस हिस्से का उपयोग कर रहे हैं। सो उदरीय श्वसन में लोअर लोब, वक्षीय श्वसन में मध्य लोब, मिडिल लोब ऑफ द लंग्स, और स्कंधीय श्वसन में अपर मोस्ट लोब्स ऑफ द लंग्स एक्टिवेट होते हैं। सो इस तरह से हम अपने लंग्स को के तीनों सेक्शंस को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस सेक्शनल ब्रीदिंग के अभ्यास से। इसी से मिलता जुलता एक अभ्यास है जिसे हम स्टैक ब्रीदिंग कहते हैं। इसको मैंने डीएमडी की बहुत सारी जो वर्कशॉप्स बेंगलोर में हुई, उससे मैंने इसको सीखा है। और सबसे पहले मैंने रघु मैम के द्वारा ही इसको सीखा है, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था। तो स्टैक ब्रीदिंग कुछ ऐसा हुआ जैसे कि आप एक ढेर लगाते हैं, एक पाइल लगाते हैं, तो ऐसे ही आप अपने अंदर एक ऑक्सीजन का ढेर इकट्ठा कर रहे हैं। सो आप पहले थोड़ा श्वास अंदर लेते हैं, फिर अपनी श्वास को रोक लेते हैं, फिर और एक गहरा श्वास लेते हैं, फिर उसको रोक लेते हैं, फिर और एक गहरा श्वास लेते हैं और उसको रोक लेते हैं। अब यहां पर रोकने के बाद अब आपको धीरे धीरे अपने प्रश्वास को छोड़ना है और छोड़ते चले जाना है जब तक कि आपका पूरा श्वास खत्म ना हो जाए। It is also called stack breathing. So in this, we inhale and hold. Again, we inhale and hold. Again, we inhale and hold. And then we hold for a few seconds, as much as we can. And then we keep on exhaling, 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 exhaling till we vacate our entire lungs. And in the last, our abdomen should be contracted because we have thrown all the air out. So this is called the stack breathing. स्टैक ब्रीदिंग का ऐसा मुझे हिंदी शब्द तो नहीं लगा, पर हाँ स्टैक को ढेर बोलते हैं। सो आप इस तरह से अपने अंदर एक हवा का पूरा ढेर, पूरा हवा को अंदर की ओर इकट्ठा किए जा रहे हैं टुकड़ों में, उसका अभ्यास ये है। सो हम इस अभ्यास को एक बार करते हैं। अभ्यास के लिए हम चिन्ह मुद्रा का उपयोगी करेंगे, क्योंकि चिन्ह मुद्रा हमें मन को एकाग्र करने के लिए मदद करती है। चिन्ह मुद्रा हेल्प्स अस इन कंसंट्रेशन, so we can use chin mudra for this breathing. Inhale, start, and hold. Again inhale and hold. Inhale, hold, and then exhale slowly. In the last, when you finish the exhalation, you contract your abdomen and hold your breath for a few seconds. And then you start again. Also, you can use some counts in this method. Like
On the count of 3, you inhale. So 1, 2, 3, and hold. Again for 3 counts, you inhale. 1, 2, 3, and hold. Again, you inhale. 1, 2, 3. Now you're full of breath inside. Hold it. And now for the 10 counts, you exhale, or 15 counts. 1, 2. Now you are exhaling. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. So likewise, you can practice this stack breathing. So today, right now, we will do 2 rounds. So I'm starting. Inhale. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Hold. Now exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Second round. Inhale. 1, 2, 3. Hold. Inhale. 1, 2, 3. Hold. Inhale. 1, 2, 3. Hold. Now exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now normal breathing. So you must have observed that stack breathing, in this you might be feeling that your exhalation is longer and your inhalation is little shorter. आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि आपका जो श्वास है वो छोटा है, जबकि प्रश्वास के लिए मैं 15 काउंट दे रहा हूं. सो हाँ, ऐसा होता है. हम ऐसा योग में कहते हैं कि आपका जो प्रश्वास है, श्वास का एक्सलेशन जो है वो लंबा होना चाहिए इनहलेशन की बजाय. अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम तुलना करें श्वास और प्रश्वास की, तो हमारा श्वास जो है वो भले ही छोटा हो, लेकिन प्रश्वास उसकी तुलना में लंबा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को इतना समय मिलना चाहिए कि वो ऑक्सीजन को अंदर की ओर ग्रहण कर सकें. Your lungs should get that much of time that they can inhale the oxygen, absorb the oxygen inside. So your exhalation, you are training yourself to keep your exhalation longer than your inhalation. Now, so again, I will repeat that first we did sectional breathing, and second we did stack breathing, and now we are going to do Anunad Pranayam. After this, I will again discuss all these 3. So in Anunad Pranayam, what we do is we use the sound to train our lungs. So here I'm going to use 3 sounds. One is A, second is O, and third is that is humming sound. Now in this A, what you do is first you inhale deep and hold your breath for a few seconds, and then you start making a sound of ah, like ah. So you are exhaling slowly. आप इस अनुनाद प्राणायाम में क्या करते हैं कि आप आ की आवाज करते हैं, एक कंपन पैदा करते हैं. ऐसा करने से होता क्या है कि आप अगर कोई भी आपको आवाज करनी है तो आपको पहले आपको श्वास को अंदर की ओर भरना पड़ेगा. सो आप पहले सांस को भीतर की ओर भरेंगे और फिर जब आप वो श्वास
आप उस आवाज को जब लंबा खींचना शुरू करेंगे तो प्रश्वास अपने आप होगा उस आवाज के माध्यम से। और आप उस आवाज को जब जितना लंबा खींचेंगे उतना ही आपका प्रश्वास लंबा होगा और आपके फेफड़ों को शक्ति मिलेगी। सो हम अभ्यास शुरू करते हैं। चिन्ह मुद्रा धारण करें। पहले आ ध्वनि का अभ्यास करेंगे। गहरा सांस लें। श्वास को कुछ पल के लिए भीतर की ओर रोकें और फिर आप ध्वनि करें आ की। जब आप आ की ध्वनि निकाल रहे हैं तो आपका मुंह पूरा खुला रहना चाहिए। नाक से श्वास वापस भीतर की ओर लें। कुछ पल के लिए रोकें फिर से गहरा श्वास लें। भीतर की ओर रोकें इसी प्रकार से अब हम ओ ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास लें। श्वास को भीतर की ओर रोकें ओ। फिर से गहरा श्वास भीतर की ओर लें और उसे रोकें गहरा श्वास भीतर की ओर लें ओ। तो इस प्रकार से हम यह अनुनाद प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सो इसमें हमने फिर से मैं बताता हूं कि 3 ध्वनि का उपयोग किया है। आ ध्वनि, ओ ध्वनि और म कारा हमसे बोलते हैं हमिंग साउंड। सो हमने पहले गहरा श्वास लिया, भीतर की ओर रोका और फिर धीरे धीरे उच्चारण करना शुरू किया। और उस उच्चारण को हम कितना दीर्घ कर सकते हैं वो हमें अभ्यास करना है। We have practiced 3 sounds: akara sounds, okara and humming sounds. We have inhaled and hold the breath inside for few seconds, and then while making the sound we tried to elongate the sound as much as we can so that it can train our lungs. Also, after inhalation we have holded our breath for few seconds. So these were the 3 breathing exercises which you can start your yoga practices daily. And now we will go for the सूक्ष्म व्यायाम। अब हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। आप नित्य जो भी अपना योग का अभ्यास करते हैं उनको इन 3 श्वसन विधियों से आप प्रारंभ कर सकते हैं और उसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। सूक्ष्म व्यायाम में हम अपने प्रत्येक अंग को
थोड़ा व्यायाम देते हैं जिससे वहां पे रक्त का संचार बढ़े और जो मांसपेशियों की जो थकान है वो दूर हो, उसकी जो स्टिफनेस है, उसकी जो जकड़न है वह दूर हो। रात को सोने भर से जो मांसपेशियों में एक जकड़न पैदा होती है वो ये सूक्ष्म व्यायाम करने से दूर होती है। शरीर के अंदर ऊर्जा का ऊर्जा में बढ़त होती है, ऊर्जा का अनुभव होता है। You feel very good, you feel the vital force in you, you feel energized once you do these Sukshma Vyayam. So I feel they play a very vital role for all the DMD patients. We will start with eye exercises. Blink your eyes. When you blink your eyes turn wet, and that is very helpful to get rid of the dryness of the eyes, because I have observed that most of the DMD children, they get addicted to the phones because they find it for the parents also, being like, if when I see my case also, I gave him most of the time that phone to keep himself engaged, or tablet. And that time period is for, sometimes it goes for half an hour, for 1 hour, because the parents are engaged in their activities. So if you make them to do this exercise of blinking their eyes, so it will help them. Or you, in between also, in that watching period of that mobile, you can ask them to blink their eyes. So it will help them to get rid of the dryness of the eyes. Second practice is palming. So you ask them to do the palming, make their palms warm, and ask them to place the warm palms over their eyes. Now, some of the DMD patients, their strength is not good with their palms and hands. So in that case, the parents can rub their own palms, make their palms warm, and then place the warm palms like cups over their eyes. So it will help them to relax the eye muscles. Now we will proceed for the eye exercises. अब हम आंखों के व्यायाम की ओर बढ़ेंगे। उसमें हमें आंखों को ऊपर और नीचे की ओर गति देनी है। ये अभ्यास करते समय हम ध्यान दें कि हमें अपने सिर को नहीं हिलाना है, तो आपका सिर एकदम स्थिर रहेगा और केवल आंखें ऊपर और नीचे की ओर गति करेंगी। Only eyes should move. You should not move your head. You can do 5 to 10 counts. Similarly, you can move the eyes to right and left. So horizontal movement, right and left. दाईं और बाईं ओर अपनी आंखों को गति दें। जब ऐसा आप व्यायाम करेंगे तो आप खुद ही अनुभव करेंगे कि आपकी आंखें थक रही हैं। सो जब आप 5-5 बार या 10-10 बार इसका अभ्यास कर लें तो अगेन फिर से आप अपने हथेलियों को गर्म करें, इस तरह से पामिंग करते हुए, घर्षण देते हुए, और फिर गर्म हथेलियों को आप बंद आंखों के ऊपर रखें। धीरे से आंखों को नीचे ले आए। दूसरा अभ्यास हम करेंगे वो है फेशियल एक्सरसाइज, जिसमें हमें हवा को मुंह के अंदर भरना है और फिर उसे मुंह के अंदर ही घुमाना है। जैसे कि ऐसा करने से हमारे चेहरे में रक्त का संचार बढ़ेगा और हमारे जो सलाइवा ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव होंगे। हमारी डाइजेशन की शुरुआत ही मुख से होती है। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारे ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करते हैं। दूसरा इसमें अभ्यास है जिसमें हमें श्वास को भरकर
अंदर की ओर रोकना है और अपने सिर को आगे की ओर झुकाना है। फिर धीरे से श्वास को छोड़ देना है। तीसरा अभ्यास है जिसमें हमें श्वास को अपने लिप्स के चारों ओर इकट्ठा करना है। तो लाइक अ हनुमान फेस। फिर धीरे से श्वास को रोक देना है। नाउ इसी तरह से अब हमें जाना है कानों की मांसपेशियों पे। ऐसा कहते हैं एक्यूप्रेशर में कि हमारे कान के अंदर हमारे शरीर के सभी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम अपने कानों की मसाज करें तो उससे हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और नर्वस सिस्टम जो होता है वह एक्टिव होता है। ऐसा हमें आपने सुना भी होगा कि इसलिए टीचर्स जो होते हैं वो कान को रब कराते हैं या कान खींचते हैं एंड देन यू फील वेरी अलर्ट। सो आप ये खुद भी अभ्यास करके देखें कि अपनी कानों की मांसपेशियों का पूरा मसाज दें, फ्रंट एंड बैक ऑफ द ईयर्स, और फिर कानों को अपनी हथौड़ियों से इस तरह से मसाज दें। आप महसूस करेंगे कि इससे आपके एकदम से ऊर्जा आ जाती है, आप एक्टिव महसूस करते हैं, आप में जो लेथार्जीनेस है वो चली जाती है। अगर आपको नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो वो दूर हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे नेक एक्सरसाइजेस की ओर। डीएमडी पेशेंट्स में नेक मसल्स भी बहुत आगे चल के अफेक्टेड हो जाती हैं। सो अगर हम शुरुआत से ही अगर नेक एक्सरसाइज देते रहें तो वो अच्छा होगा। तो इसमें दाईं ओर और बाईं ओर देखना। दूसरा ये भी है कि हमारे बच्चे या तो बुक्स या तो फोन, टैबलेट, इस तरह से वो एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल में आते जाते हैं और वो एक ही पोजीशन में बने रहते हैं। तो इससे उनकी जो नेक जो है वो भी स्टिफ होने लगती है। इसी तरह से ऊपर और नीचे गति दें। आप इन एक्सरसाइजेस को 5-5 बार करा सकते हैं। These exercises are very good to remove the stiffness of the neck muscles. Eventually, all the children, they get into a habit of involving themselves in one activity for a longer time. So these neck exercises helps them to remove the stiffness of the neck muscles. Likewise, this is lateral bending. ये नेक की lateral bending है जिसमें आप कानों को कंधों तक ले जाते हैं। सो आपने देखा कि हमने आंखों से शुरू किया, फिर हमने चीक्स की एक्सरसाइज की, फेशियल एक्सरसाइज, उसके बाद हमने कानों को का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया और फिर हमने नेक की एक्सरसाइज करी। सो इस तरह से हमने हेड रीजन को पूरा वार्म अप दिया है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया है। इसी तरह से अब हम अपने हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। सो आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करें। अगर हाथों को सीधा नहीं रख सकते तो हाथों को इस तरह से भी रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिंगर्स को पूरा स्ट्रेच दें और फिर एक एक जॉइंट को टाइटन करते जाएं और एक फिस्ट बनाएं। और फिर ऐसा बच्चे को इमेजिन करने के लिए बोले कि जैसे आपके हाथ में कुछ है और आप उसको जोर से दबा रहे हैं, एंड देन रिलीज द टेंशन। कई बार फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं कि एक सिलिकॉन बॉल्स आती हैं, तो आप उसे प्रेस करें and then release that tension. So that will increase the grip and the finger muscles activity. It will strengthen the muscles of the fingers. ये अभ्यास करने से उंगलियों की जो पकड़ होती है उसमें एक इंप्रूवमेंट आता है, उसकी दृढ़ता बढ़ती है। अब अगला अभ्यास है वो है रिस्ट का, रिस्ट रोटेशन।
इसी तरह से रिवर्स रोटेशन, विपरीत दिशा में। और इसके बाद है एल्बो की मूवमेंट। सो अपने हाथों को इस तरह से फोल्ड करें और फिर सीधा करें। कुछ कुछ एक्सरसाइजेस में आप अपने श्वास का भी तालमेल बिठा सकते हैं। जैसे इसमें मैं श्वास भरूं और छोड़ूं। और इसी प्रकार से अब कंधों का व्यायाम। तो कंधों के व्यायाम के लिए या तो हम उंगलियों को कंधों पे रखकर और इस तरह से गोलाकार घुमाएं। अगर हम हाथों को सीधा रख सकते हैं तो इस तरह सीधा रख के गोलाकार घुमाएं। अगर मान लीजिए हाथों की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो हम हाथों को नीचे ही रखकर कंधों को इस तरह से गोलाकार घुमाएं। सो ये 3 वेरिएशन है। ये 3 प्रकार से हम अपने कंधों की मांसपेशियों को सक्रिय कर सकते हैं। वहां पे हम अपने रक्त के संचार को बढ़ा सकते हैं। सभी एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। तो हम फिर से एक बार उसको दोहरा लें। हमने शुरुआत करी हाथों की उंगलियों से, फिर हमने कलाई के जोड़ के लिए रोटेशन किया, फिर हमने कोहनी के लिए कोहनी को फोल्ड करना और उसे सीधा करना किया, और कंधों के जोड़ के लिए हमने या तो कंधों को इस तरह से गोलाकार घुमाएं या इस प्रकार से गोलाकार घुमाएं या फिर हाथों को सीधा रखते हुए गोलाकार घुमाएं। तो इसमें से जो आपके लिए सहज हो वो आप करें। और इस तरह से आपने हाथों की सभी जोड़ों और मांसपेशियों को आपने एक्टिवेट किया है, आपने उसमें रक्त का संचार बढ़ाया है। दिस इज हाउ यू कैन enhance the blood circulation in your joints of the hands and muscles. Now we will work on the leg joints and muscles. अब हम पैरों की मांसपेशियों और उसके जोड़ों पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पैरों के पंजों और टखनों से। First we will focus on the toes and the ankle joints. So see how I am stretching my feet. The same way you ask your children to stretch the feet. और ये सारे व्यायाम जो है वो बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। मैं तो सुझाव दूंगा सभी पेरेंट्स को कि वो भी अभ्यास करें, क्योंकि आप लोग एक्टिव रहेंगे तो आप अपने बच्चों की ज्यादा हेल्प कर पाएंगे और एक्टिवली उनके साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कई बार ये होता है कि अगर आप कर रहे होते हैं तो बच्चों भी मोटिवेटेड फील करते हैं और वो आपको दोहराते हैं। अब इसी प्रकार से आप अपने टखनों को गोलाकार घुमा सकते हैं और इसी तरह से विपरीत दिशा में, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप इस तरह के हर एक सूक्ष्म व्यायाम को करने के बाद उसे अनुभव भी करें कि वो क्या चेंज आपके अंदर लेके आ रहा है। आप महसूस कर पाएंगे कि वाकई आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, आप में ऊर्जा का संचार हो रहा है। You will really feel the difference that how it is vitalizing your body parts. Now next is knee tightening. Knee tightening में आपको क्या करना है कि आपको अपने घुटनों के ये जो कटोरियां होती है उसे टाइट करना है। उसको टाइट करने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी क्वाड्रिसेप मसल्स जो थाई मसल्स हैं उसको भी टाइट कर रहे हैं। आप अपने पंजों को अपनी ओर खींच सकते हैं और फिर उसे ढीला छोड़ दें। वापिस से टाइट करें, टाइटन 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 एंड देन यू रिलैक्स अगेन, टाइटन 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 एंड देन रिलैक्स अगेन, टाइटन 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 एंड रिलैक्स। सो इस तरह से जो टाइटनिंग है उसको आप होल्ड करके रख रहे हैं कुछ 3 से 5 सेकेंड तक। You can hold the tightening of the knee
for some 5 seconds, 3 to 5 seconds, and you will feel that how it is strengthening your quadricep muscles and improving the blood circulation in your leg muscles like calves and quadriceps and hamstrings. Now we will move to the thigh joint or hip bones, hip joints. For this we will do butterfly. ये बटरफ्लाई आपके लंबर रीजन और पैल्विक रीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसके बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं। सो केवल बच्चे ही नहीं बल्कि पेरेंट्स भी इसका अभ्यास करें तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए। इससे आपके थाई जॉइंट्स, आपके लंबर रीजन, कमर का भाग, उसमें जो भी स्टिफनेस है वो दूर होती है। बच्चे जब बहुत देर तक बिस्तर में या तो लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और उनको स्टिफनेस महसूस हो रही है तो उसको ये दूर करता है। कुछ बच्चों के लिए ये शायद करना पॉसिबल ना हो तो उसमें पेरेंट्स उनके घुटनों को इस तरह से पकड़ के और ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकते हैं। कई बार बच्चे बैठकर इसको नहीं कर पाते तो आप उन्हें लेटा कर, पीठ के बल लेटा कर ये मूवमेंट दे सकते हैं। सो इससे उनके थाई जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उनको वाकई जितनी भी स्टिफनेस पैरों को लेकर है वो दूर होगी, उनमें पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब हम जो अभ्यास मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आसनों का अभ्यास है। आसन और ये सूक्ष्म व्यायाम में ये अंतर होता है कि हम आसन को 1 या 2 बार करते हैं, जबकि हम ये जो व्यायाम है उनको हम बार बार करते हैं। सो 5 से 10 बार उनके आवर्तन रहते हैं। तो आसन के अंदर स्थिरता, आपकी स्टेबिलिटी वो इंपॉर्टेंट होती है। इसमें स्ट्रेच मिलता है बॉडी को जिससे कि स्टिफनेस दूर होती है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, फैट रिड्यूस होता है। सो मैं जो पहला आसन आपको दिखा रहा हूँ वो है वक्रासन। इट इज अ ट्विस्टेड पोज। इसमें आप अपने पैर को अपने जैसे मैंने राइट पैर को मोड़ा है तो दाहिने पैर को इस तरह से मोड़कर छाती के सामने रखें और दाहिने हाथ को जमीन पर और बाएं हाथ से अपने दाएं पैर को ब्लॉक करते हुए या तो उसे पकड़ लें या फिर हाथ को इस तरह से रख सकते हैं या इस तरह से मुट्ठी बांध सकते हैं। ब्लॉक करके ट्विस्ट करना है। तो इससे आपकी जो स्पाइन है उसकी उसका एक तो अलाइनमेंट होता है, उसकी जो स्टिफनेस है वो दूर होती है, आपके पेट के आगे जो फैट अक्यूमुलेट हो जाता है वह कम होता है और हाथों की स्टिफनेस भी दूर होती है। इसी तरह से आप उसको दूसरी ओर भी दोहराएं। शायद कुछ बच्चों के लिए ये करना पॉसिबल ना हो पाए तो उनके लिए मैं अभी सुपाइन में कुछ स्ट्रेचेस दिखाने वाला हूँ। रिलैक्स। फॉरवर्ड बेंडिंग भी एक प्रैक्टिस है जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहती है क्योंकि डीएमडी पेशेंट्स में ये जो लंबर रीजन है वो अफेक्टेड होता है। यहाँ की मसल्स जो है वो ओवर स्ट्रेच हो जाती है बैक पीछे की तरफ। सो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग, तो ये पश्चिमोत्तासन जो स्ट्रेच है ये ना केवल लंबर रीजन के लिए बल्कि ये एंकल स्ट्रेच के लिए भी बहुत अच्छा है। जो बच्चे अपने हाथ पैरों तक नहीं पहुंच पाए तो वो एक कपड़े को पैरों पे लपेट कर और उससे पकड़कर खींच भी सकते हैं। तो इससे उनके ये जो मसल्स हैं, यहाँ पे शिन मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, उनको भी स्ट्रेच मिलेगा। यहाँ पे कुछ देर होल्ड करना है लेकिन आपकी श्वास लगातार चलती रहनी चाहिए, श्वास को रोकना नहीं और फिर धीरे से सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। सो ये फॉरवर्ड बेंड और वक्रासन मैंने आपको बताया, पश्चिमोत्तानासन और वक्रासन। इसी तरह से पेट के बल है भुजंगासन। भुजंगासन भी स्पाइन के लिए बहुत ही हेल्पफुल आसन है और ये ब्रीदिंग में भी आपको बहुत हेल्प करता है।
तो आप इस तरह से पेट के बल लेट जाएं और अपने हाथों को इस तरह से साइड में रखें, चेहरे के साइड में रखें, और धीरे से अपने सिर को, कंधों को और छाती को ऊपर उठाएं। कुछ देर यहां पर रुके, श्वास लेते रहें और फिर धीरे से रिलैक्स हो जाए। इसे आप एक बार और कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर आए, कुछ देर रुके और फिर रिलैक्स हो जाए। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री आसन है शलभासन। इसके लिए आप अपने हाथों को जंघाओं के नीचे रखवा लें और पहले एक पैर को ऊपर उठाएं, उसे कुछ देर ऊपर रखें होल्ड करके, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, श्वास भरते रहें, श्वास लेते रहें और फिर नीचे रखें। अब अगर दोनों पैर उठा सकते हैं, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और फिर रिलैक्स करें। कई बार बच्चे पैरों को उठा ही नहीं पाते हैं, तो हम उन्हें पैडलिंग के लिए कह सकते हैं। तो पैडलिंग ऐसे की जाती है जिसमें आप अपने सिर को हाथों पे इस तरह से रख लेते हैं और धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ने के लिए घुटने से कहते हैं। सो ये आपके लंबर रीजन पे इसका असर होता है और वहां की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, उनको अच्छा स्ट्रेच मिलता है। एक स्ट्रेच जो मिस्टर डग यहाँ पर आए थे फॉरेन कंट्री से, उन्होंने वर्कशॉप ली थी बैंगलोर में। सो उनसे मैंने डिस्कस करके ये समझा था कि अगर ये पवन मुक्तासन बच्चे करते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल है। और मुझे वैसे भी, मेरा भी अनुभव कहता है कि हाँ, उनका डाइजेशन स्लो हो जाता है या उनको गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत होते हैं, तो उसके लिए ये पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है। आप पीठ के बल लेट जाए और इस तरह से पैरों को छाती के सामने ले आए और दोनों हाथों से उसे हल्का सा प्रेस करें और इस पोजीशन में कुछ देर बने रहें। श्वास आपकी सामान्य रूप से चलती रहेंगी। जितने भी आसन मैंने बताए हैं उसमें श्वास एकदम सामान्य रहेगा। In all the postures, you should not hold your breath. Let the breathing goes on in a normal manner, and but try to hold the posture for some time. When you feel tired, then relax, and you can repeat it once again. And the last asana for today is Markatasana, in which you stretch out your arms at shoulder level and bending your knees, you twist. So you drag your knees up to your hand. So you keep your arms stretched out like this, knees are bended, and then you twist. So turning your knees to one side and face to the other. It helps to get rid of the stiffness in the lower back. इसी तरह से दूसरी ओर भी इसका अभ्यास करें। घुटनों को मोड़ते हुए ट्विस्ट हो जाए। श्वास को सामान्य रूप से रखें। और रिलैक्स हो जाए। एक प्रैक्टिस जो मैं जब बहुत सारे डीएमडी पेशेंट से मिला उनकी फैमिली में, तो मुझे
एक प्रैक्टिस जो कॉमन रूप से सभी को बताई गई थी वो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। वो बोलते थे कि बच्चे को एक ब्लैंकेट के अंदर ऐसा रोल कर दिया जाए, जमीन पर लिटा के, और फिर उसे गोलाकार ऐसा लुढ़काया जाए। सो उससे उसके सभी जॉइंट्स और मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ये प्रैक्टिस मैंने कभी अपने बच्चे को नहीं कराई थी, पर जब मैंने ये सुनना शुरू किया, क्योंकि मेरे बच्चे का स्टेज ऐसा है कि अब मैं उसको करा ही नहीं सकता, पर जिन भी बच्चों को ये कराया जाए तो मेरा पर्सनल ये वो है इंटेंशन कि हाँ, ये मेरा पर्सनल इंट्यूशन ये कहता है कि दिस एक्सरसाइज विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल रूप से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रही है, और ये कोई बहुत ही अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ही माइल्ड एक्सरसाइज है, और इससे पूरी बॉडी को एक जेंटल मसाज भी मिल रही है। सो इसमें बच्चे को एक आप ब्लैंकेट के बीच में लेटाते हैं, उसे अच्छे से रैप कर देते हैं, लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो हेड है वो बाहर रहना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से श्वास ले पाए, लेकिन हाथ जो है वो पूरे शरीर से अलोंग द बॉडी वो एकदम टक हो जाते हैं, और पैर भी सीधे रहते हैं। और इस तरह से अगर आप उसको रोल कराएं फ्लोर के ऊपर, इवन फ्लोर के ऊपर, सो इट विल बी रियली हेल्पफुल। सो आप करा के और इस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप के ऊपर कि हाउ डिड यू फील और हाउ योर चाइल्ड फेल्ट अबाउट इट, आपका बच्चा ने उस एक्सरसाइज को करने से कैसा अनुभव किया। सो ये आप ग्रुप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। मैं भारत एमडी ग्रुप में हूँ ऑलरेडी, सो वहां पर भी पेरेंट्स मेरे साथ ये शेयर कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सो लास्ट प्रैक्टिस मैं आज की लूंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। सो दैट इज नाड़ी शोधन। सो आज मैं केवल yeah, see, somebody is messaging Divyani that yeah, she did for her child and she really found it very good. Yeah. So now we will go for Nadi Shodhan. Today's last practice. We have limitation of time, even I have. So let's finish with this. In this Nadi Shodhan, your right hand should be in Nasika Mudra. So in this, we close our right nostril like this and inhale through the left. And close the left nostril with the ring finger and exhale through the right. Then again inhale through the right and exhale through the left. So left in, right out, right in, left out. Likewise, you can continue and practice few more rounds. In this, left in, right out, right in, left out makes one round of the practice. And in the last, so one question has come that can we do this yoga practice throughout the day? So yes, you can do it. You can split the whole practice into, morning you did some 3 breathing exercises. Then in the afternoon you have done some asana, some stretches you have taken. Then in the evening, again, you can take some relaxation and meditation for them. Again, one pranayam for them. And it will be helpful for you also. I can also understand that parents are busy and it is not easy for, expect 1 hour and one stretch. Mornings are always rush for everyone. So yes, you can split the whole yoga routine into the whole day.
आप योग के जो पूरा आपका पाठ्यक्रम है उसको आप दिन भर में थोड़े थोड़े पैकेट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो सुबह आपने कुछ श्वसन अभ्यास कर लिया, दिन में आपने थोड़े आसन करवा दिए, शाम को आपने फिर से आपने कुछ 5 मिनट का मेडिटेशन ले लिया, 1 मिनट का मेडिटेशन ले लिया, या 1-2 प्राणायाम ले लिए। सो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, एक प्लान, अच्छा प्लान है। मैं भी इसके लिए yes, I agree for that. Jyoti Singh is saying that it is not audible. I don't know why it is not audible. Yeah, actually, we all can hear. I don't think Then it is fine. Then it is something fine. from her side, on her side. Yeah, I think we have few more questions Yeah, here. one is saying that language problem, but yeah. So yeah, I can speak English and I can speak Hindi. Apart from that, I don't know any other language. So if you can, yeah. तो आप हिंदी या अंग्रेजी में कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो अब आप रख सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने पूरा किया है। रिलैक्सेशन टेक्निक रह गई है, बट इट्स ओके। सम ऑफ द डे वी कैन, some other day we can see that relaxation technique that is called शवासना। शवासना YouTube पर भी बहुत लोगों का अवेलेबल है, तो आप वो भी सुनकर कर सकते हैं। So Hitesh Sonar is asking, also it would be helpful if you could publish this session on YouTube. Yeah, we will be doing that very soon. And one more question was from Bhumika, that can it be done along with physiotherapy? Isn't it too much? Yes. So physiotherapy or yoga are very kind of similar practice, though the concept is different. But yeah, it is a similar practice for the children. So yes, then it will be too much. So if you are doing already physiotherapy, then don't take all these yoga stretches for your child. Yes, but pranayam is something which you can do apart from physiotherapy. So don't involve, overexert your child. Suppose the child has already done half an hour or 45-minute session of physiotherapy, then don't take any yoga practice at that time. But yeah, you can take Shavasana, he will enjoy. And pranayam and pranayams and meditation can be taken in the morning or evening, empty stomach. All the yoga practice has to be done empty stomach. So the time period between the meal and the practice should be 3 to 4 hours. If the child has taken something liquid food, then 2 hours is sufficient. If he has taken only juice, then 1 hour is sufficient. But if it is a complete meal, then you should give a gap of 3 to 4 hours. Actually, child is the best person to decide it. When they are practicing, they will come to know. Any more questions to be asked, or if you have any questions, please put down in the chat box. I know time is running out. Sir also has to leave. Any more questions? I've shifted my next class to now 7:30, so I'm okay to take for 10 more minutes, so it's fine. Great. Yeah, there is one question came that multiple connective tissue disorder and an infrequent cramps and body ache. Kindly suggest some yoga exercise. Yes, actually, when this cramps and this ache is there, the stretches helps actually. So physiotherapy stretches or the yogasana stretches. Yogasanas are also basically stretches only. So when you stretch those particular muscles gently, you should not overstretch them. So it should be a gentle stretch. Suppose I will give you one example. Suppose the child is feeling the pain over here in the calves. So you can make the toes stretch like this, So it will give a calf stretch. If the child is feeling a pain in the thigh, then you can give a complete stretch like raising the leg up like this. But it should all be very gentle. Some of them should be on the supine, some of them should be on the prone position. So it depends where the child is feeling the pain. So you should actually, parents should really study about the muscles
Like what is the name, the basic muscles, what is the like hamstring, quadriceps. So you should know the name of the muscle. You should make your child learn about the muscle structure of the body, so that child can explain where the pain exactly is happening. And if you can really understand, okay, this muscle is paining, so which stretch I can give, you should give that stretch. Or otherwise, cupping also helps. Suppose these muscles are paining, the trapezius muscles. So at that time, you can do cupping like this. So this cupping helps. So it improves the blood circulation also. Food, I'm not actually a good person to give you the suggestion about it, but yeah, it is always said that low calorie food should be given to these children. So I think the nutritionist or these people are the best people to guide you about this food. But yeah, we can basic thing, we can understand that our children should have a low calorie diet. So if you can keep the oils and ghee in a lesser quantity, that would be good. And if they are, it is said that rice has less calorie than the roti, so you can opt for rice. If the child likes roti, then instead of eating some 2-3 chapatis, make him to come to one chapati, and the remaining hunger can be filled with salads and something more interesting for him. So likewise you can do. Truly speaking, when I started diet for my child, it couldn't work for him. And at one point of the progression of the disease, I had to give it up. So now whatever he's liking, I'm giving it. But yeah, his weight is not increasing, fortunately for me. So I think nutritionist is the best person to decide on it. Any other question? Yeah. Headaches and vertigo. See, for headaches and vertigo, this breathing exercises and pranayama are very helpful. Meditation is very helpful. I will tell you my experience. My child has autism as well with the DMD. So I used to take special classes for him. So there they taught that how we can, make the children to meditate for some time. So at least ask them to close their eyes and sit for some time. And at that time, you can count for them like 1, 2, 3. So they were taking one exercise for my child, that they were asking my child to close his eyes and sit ekdam quiet and steady till they count 30. And eventually it went for 50 counts for him. So this is one of the practice which is very good. In yoga, we asked to chant Om. There is a Om meditation where we use the audio visual effect. So we ask the child to imagine a picture of Om and simultaneously make the sound of Om. So it will be audio visual effect. And during that practice, we are asking him to close the eyes. Suppose it is difficult for him to imagine, then we should show him the picture of Om and ask him to imagine then later on. And with that, ask him to chant Om multiple times in one breath, like Om, Om. And then eventually it can come to 2, and eventually to 1 chant in one breath, and then mental chanting, and then silence. So this could be one meditation which can be very helpful. But for some religious faiths, it is they don't like to chant Om. Then you can ask your child to do the candle flame gazing, or for some for half a minute,
and then ask them to close the eyes and visualize that flame inside. So that is Tratak meditation. I can conduct that meditation one of the events. So meditation is one of the very good practice which we can, motivate our children to do. It is really going to be very helpful for their mental health as well. Any other question? Sorry, there's lung issues. Any idea for diet? No, for the diet, regarding the diet, I have no idea. But Yeah, for those that nutrition and diet issues, we need best to consult with a nutritionist. Sir is an expert in yoga and other related things, but not in nutrition. I've been seeing people are asking on nutrition questions. I'm extremely sorry. Sorry, sir. yeah. We can also plan for one Ayurveda session. Ayurveda also helps in this lung issues. Sure, sir. We'll do that. We'll do that in this month or the coming month in your convenient time. Thanks a ton for joining. Sir, it was very, very, very informative. All those exercises is the first ever yoga session I have been constantly throughout sitting, because it was very helpful. All the exercises which you explained, like the inhale, exhale one, the eye exercises, the neck part, and the mouth exercises, all these are very, very useful for the kids. Like if you take, most of our DMD kids are autistic kids who doesn't sit at a place or who doesn't listen. If we do something on the facial expressions, I think they will connect with us more. That will be very, very helpful for me. Actually, when you were explaining the mouth exercise and the eye blinking exercises, I was trying to do the same with Aditya here next to me. I was telling him, see my face, I'm blinking my eyes and all. He was able to connect with me. That was a very good one, sir. Right. Even the butterfly exercise, the Pavan Asan which you showed, that was Yeah, also Pavana Muktasana. yeah. I'm sorry, the terminology I might not be yeah. able to, because Yeah. the first ever session. Those were very, very, very useful and very informative. I hope those who joined also enjoyed today, and it will be also very useful for them. And this should be practiced. What I learned from you today is there should be a flow and it should be practiced every day. That एक दिन रख दिया, देखा, बस छोड़ दिया, वैसा नहीं. हर एक दिन टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा वक्त पे करना चाहिए. That is what I understood from this session today. Thanks a ton, Mr. Arun Bhati. We would be seeing many more sessions with you. Thank you. I'm also looking forward. और आज जो मैंने चीजें सिखाई हैं उसको मैं ग्रुप पे एक बार एक लिस्ट बना के डाल दूंगा. ठीक है सर. ताकि आप उनको रिवाइज कर सकें. Great. Thank you so much for Thank you so much. you, and as well those who joined today for this session. Thanks a ton. Okay.